अस्सलाम वालेकुम। लास्ट हमने आप समझ लें जो चैप्टर स्टार्ट किया था, आल्दो मैंने चैप्टर का टाइटल या स्टार्ट में तो लॉग लॉग ही लिखा था, लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम के बाद लॉग के प्रॉब्लम्स के अलावा फिर इस लॉग का समझने एक यूज स्टार्ट हुआ। लॉग का एक यूज ये है, और भी है, एक यूज ये है कि अगर कोई अननोन हो और हमें वो सॉल्व करना पड़ जाए और वो पावर में आ जाए, एक्सपोनेंट में आ जाए, तो वो एज इट इज सॉल्व करना टफ है। उसके लिए शायद को बहुत एडवांस लेवल की कोई मैथ्स की टेक्निक यूज करनी पड़ती है। अब आप कहने कि ये ऐसा नहीं हो सकता कि जो वेरिएबल पावर में है किस तरह से वो मल्टीप्लायर में आ जाए, तो फिर उसको सॉल्व करना आसान है, तो आ सकता है लॉग ले ले। तो ये एक लॉग का यूज था। फिर एक एक्सपोनेंशियल रूल भी पढ़ा। एक्सपोनेंशियल रूल ये था कि अगर कोई फर्ज करें पावर में आ भी जाता है और दो एक्सप्रेशंस हैं, लाइक ऐसे लिखा हुआ है 2x + 1 और इस साइड पर लिखा गया 16, कहता है x का आंसर बताएं, इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो एक्सपोनेंशियल रूल ये कहता है कि ट्राई करें कि दूसरी साइड पे जो एक्सप्रेशन लिखी हुई है वो किसी तरह से 16 को अगर 2 की कोई पावर लिख सकें तो लिख सकते हैं, 2 की पावर 4। अब एक्सपोनेंशियल रूल कहता है कि अगर दो एक्सप्रेशन के दरमियान इक्वल सिंबल हो और उन दोनों की साइड की बेस अगर बराबर हो तो पावर भी आपस में सेम हो जाती है। 2x + 1 = 4 इक्वेशन बन गई। 2x = 3 और x का आंसर आ गया 3/2। इसका मतलब है यहाँ x को अगर आप 3/2 रखेंगे, रख के देखें 3/2, इसको अगर आप 3/2 रखेंगे तो ये 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3 + 1 4, तो कहता है इधर तो 2 की पावर 4 आते तो इधर भी तो 4 ही है। सोल्यूशन आ गया, राइट और लेफ्ट साइड बराबर हो जाए। फिर हमने एक थर्ड वेरिएशन ये पढ़ी कि जी x पावर में जरूर है ना, उसके ऊपर एक्सपोनेंशियल रूल लगता है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल रूल कहता है दोनों साइड पे सिंगल सिंगल एक्सप्रेशन होनी चाहिए, दोनों साइड पे सिंगल सिंगल एक्सप्रेशन होनी चाहिए। दोनों साइड पे सिंगल सिंगल एक्सप्रेशन होनी चाहिए और फिर लॉग लग सकता है या एक्सपोनेंट। अब एक साइड पर दो आ रहे हैं, ना लॉग ना एक्सपोनेंट, तो फिर तीसरी ट्रिक ये है कि जी आप डायरेक्ट तो x नहीं लिख सकते, लेकिन x जिस एक्सप्रेशन के साथ इन्वॉल्व है, लाइक इस तरह से, उसका आंसर फाइंड कर लें। आप ये समझ लें कि जी ये इस तरह के प्रॉब्लम आएंगे ना, तो ये ना वो इक्वेशन जो बाहर नजर आ रही है, आप उसे क्वाड्रेटिक में ट्रांसफर करेंगे, क्वाड्रेटिक में हो जाएगी। मैंने ये नहीं कह रहा हर एक होगी, लेकिन आपके कम से कम कोर्स में ऐसे प्रॉब्लम है जो क्वाड्रेटिक में ट्रांसफर हो जाएंगे। आपने कहना जी इसको इकट्ठा ही रहने देना है, इसको अलग-अलग नहीं हम करेंगे। तो फिर एक तो हो गया EX और अपने समझने की हद तक इसको एक नया नाम y दे दें। आप कहें जी इसका मतलब है कि अब हमें ये एक ऐसी एक्सप्रेशन चाहिए ताकि वो y² बन जाए, और जिनके साथ EX नहीं लगा होगा वो कांस्टेंट, तो आपके पास इस तरह की कोई इक्वेशन आ जाएगी, उसको सॉल्व करना आपको y का आंसर मिलेगा, यानी x का नहीं मिलेगा, EX का कोई ना कोई आंसर मिलेगा। बाद में दोबारा एक्सरसाइज लगा के कहेंगे अब x सॉल्व हो सकता है, तो इनडायरेक्टली नॉट डायरेक्ट। देखिए EX जो कि y का आंसर था 1, EX का आंसर 1, यहां फिर एक्सपोनेंशियल रूल लगाया क्या कि जी e की पावर तो x है, 1 को हमने e की कोई पावर में लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं, e की पावर 0 1 होता है, x = 0 इसका आंसर। हाँ जी, क्लियर ये पॉइंट? कोई क्वेश्चन से नहीं पूछना। और एक वो तो है ही है कि अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, 4 ऑप्शन दी हुई हैं, पहले उसे लेफ्ट साइड में रख के सॉल्व कर ले, अगर 4 के बराबर आंसर आता ठीक है, आंसर वही है, वरना आगे ट्राई कर ले। देखें, चेक करें इसको, e2 2 into 0 plus 2 e⁻0, कहता है ये 4 आता है आंसर। एनीथिंग पावर 0 कितनी होती है? 1, तो 2
और e की पावर 0 तो ये 1 प्लस 2 e की पावर 0 और ये 1 सॉरी 2 इज इक्वल टू 4। इधर भी 4 आ गया, तो बिल्कुल सही है, ये आंसर ठीक है ना। तो उसकी चेकिंग भी हमने कर क्लियर ये पॉइंट है। चलो अच्छा, हमने पहले एक आपको इनिशियल इनिशियल जब मैथ्स का एक टॉपिक करवाया था, उसमें एक चीज मैंने आपसे डिस्कस की थी और उसकी फिर अच्छी 2-4 हमने प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए थे कि यहाँ पर किसी भी चीज की कोई ओरिजिनल कीमत कह ले, ओरिजिनल वैल्यू अवेलेबल है। मैंने उसको ना जरा इनिशियल वैल्यू को वी नॉट लिख दिया, वी फॉर वैल्यू कह ले, नॉट फॉर नॉट कर दे। इस दौरान R% उसकी वैल्यू में इंक्रीज आ गई 2 साल 3 साल 4 साल के बाद, ठीक है ना। और फिर आपसे पूछा अब उसकी वैल्यू हो कितनी गई, कब, इंक्रीज के बाद। कितनी इंक्रीज की है, R% इज इक्वल टू ओरिजिनल इंटू 1 प्लस R%। याद है ना, मैंने इसको नाम कहा था वैल्यू आफ्टर इंक्रीज इज इक्वल टू इनिशियल इंटू 1 प्लस R%। बिल्कुल सही है। मैंने जरा इस दफा, उस वक्त भी लिखा जा सकता था, कोई हर्ज नहीं था। तो ये तो था कि अगर कोई इनिशियली कोई वैल्यू हो वी नॉट, इनिशियल वैल्यू, इनिशियल की नॉट लिखा हुआ मैंने, जैसे वो इंडेक्स नंबर में मैंने किया था, और बताना ये हो R% इंक्रीज के बाद वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो उसका नाम मैंने कर दिया V और फॉर्मूला लगा। लेकिन कुछ प्रॉब्लम ऐसे होते हैं, कुछ प्रॉब्लम ऐसे आएंगे जिसमें ये जो इंक्रीज है ये मुख्तलिफ होती है। मसलन एक गाड़ी है, उसकी फर्ज करें ऐसे, मैं यहां पर टाइम लिख लेता हूं, टाइम, यहां पर गाड़ी की वैल्यू, इनिशियल वैल्यू, आप समझ लें नई गाड़ी, अभी उसकी एज 0 साल, नई गाड़ी कितनी देर पुरानी थी, 0 साल पुरानी, यानी कि नहीं, उसकी कीमत यहां पर 20 लाख। ये वाली मैं अगर ये कहूं कोई शख्स है वो 20 साल उसने गाड़ी खरीदी है, 20 लाख रुपए की गाड़ी आती है, मार्केट उसने पेमेंट की, गाड़ी लेके वो रोड पर आ गया, 5 मिनट पहले उसने 20 लाख की पेमेंट की और गाड़ी रोड पे ले आया, 5 मिनट पहले घर से फोन आ गया कि जी वो बिजनेस में नुकसान हो गया, जल्दी से पैसे चाहिए। वो कहता है यार मैंने तो गाड़ी खरीद ली, चलो मैं गाड़ी बेच देता हूँ। मेरा ख्याल है सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के बाद भी गाड़ी बेचने जाएगा तो कहेंगे जी 19 लाख ले, एक गाड़ी रोड पर आ गई, वो कहता भाई 5 मिनट ना तो मैंने चलाई है, कहता जो मर्जी है। ऐसे होता है ना, बड़ी रैपिडली कम हो जाए तो 5 मिनट में ही शायद 1 लाख रुपया उसकी कीमत में डाउन आ जाता है। लेकिन क्या हर 5 मिनट के बाद लाख रुपया कम होता जाएगा, ऐसा तो नहीं है। गाड़ी की कीमत कम होगी, टाइम के साथ होगी तो सही, लेकिन फिर शायद साल बाद जाके उसकी 50,000 कीमत कम हो। शुरू में तो बड़ी रैपिड डिक्लाइन, लेकिन बाद का डिक्लाइन इतना रैपिड नहीं है। ठीक, ऐसी डिक्रीज को जो शुरू में बड़ी रैपिडली डिक्लाइन कर जाए और बाद वाला डिक्लाइन को इतना ज्यादा नहीं है। अगर मैं इसको थोड़ा सा स्केच करूं तो कहूंगा कीमत पहले ऐसे और फिर ऐसे चलती, बड़ी जल्दी डाउन आई, फिर आहिस्ता 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 कम हुई, तो ऐसे ही चलता है। ये तो हो गया डिक्लाइन। इंक्रीज में भी ऐसे ही है, यकदम इंक्रीज और फिर आहिस्ता 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 इंक्रीज करती है। ये जो इंक्रीज या डिक्रीज पैटर्न है, ये कम अज कम ये वाले पैटर्न नहीं है, ये भी इंक्रीज डिक्रीज है, ठीक है ना। इस तरह की जो इंक्रीज या डिक्रीज पैटर्न जो या तो बड़े रैपिडली डिक्लाइन होते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता कमी आती है उसमें, इनको हम एक्सपोनेंशियल पैटर्न बोलते हैं। कौन से पैटर्न, एक्सपोनेंशियल पैटर्न। तीसरा समझ लें आपका ये टॉपिक जो है इसमें कि जी इंक्रीज या डिक्रीज तो हो रही है, लेकिन वो जो इंक्रीज या डिक्रीज है वो एक्सपोनेंशियल पैटर्न के तहत है, एक्सपोनेंशियल।
एनी क्वांटिटी दैट ग्रोस, बढ़ती है, दैट ग्रोस और डिके, कम होती है, by a fixed percentage at a regular interval is said to possess exponential growth or exponential decay। है तो फिक्स 5%, पहली दफा 20 का 5% कुछ और आएगा ना आंसर। अब कीमत होगी 19 लाख, फिर 5% कम हुई, अब वैल्यू चूंकि 19 लाख का 5% कम हुई तो वो नहीं है, ठीक है ना। बस आपको बहुत ज्यादा इसके ऊपर नहीं सोचना, एग्जामिनर ना आपको वर्ड बोल देता है कि ये ग्रो कर रही है तो क्या पैटर्न है, डिके कर रही है तो क्या पैटर्न है। कहता इन एक्सपोनेंशियल, वर्ड है, इन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ द क्वांटिटी इंक्रीजेस स्लोली एट द फर्स्ट। कभी ऐसा भी होता है बड़ी स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है, एंड देन वेरी रैपिड, ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ी और फिर यकदम। बैक्टीरिया ग्रोथ शायद कभी पड़ा हो, ऐसा ही होता है। बैक्टीरिया की जो पॉपुलेशन होती है बायोलॉजिकल में, वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करती है और यकदम फिर एटॉमिक में जो कोलिजन होता है, आइटम स्प्लिट होते हैं, तो आइटम्स पहले स्प्लिट होते हैं, उनकी ग्रोथ, आइटम बढ़ते जाते हैं, तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 होते हैं, कोलाइड होते हैं कोलिजन में, वो बढ़ जाते हैं और फिर इतना रैपिड एक्शन होता है कि देन वो आइटम ब्रस्ट करते हैं, आइटम बम में। कहता है द रेट ऑफ चेंज इंक्रीजेस ओवर टाइम, रेट ऑफ चेंज इंक्रीजेस ओवर टाइम। पहले 20 लाख का 5%, फिर 19 का 5, फिर 10 का 5, तो हर दफे फर्क आ जाएगा। इसको हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ग्रो कर रहे हैं तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पैटर्न, अगर कम हो रहे हैं तो एक्सपोनेंशियल डिके पैटर्न बोलते हैं। एग्जामिनर अगर एग्जाम में उसने ग्रो या डिके एक्सपोनेंशियल का पूछना हो तो बाकायदा वर्ड लिखेगा कि ये जो ग्रोथ हो रही है यानी कि इंक्रीज हो रही है, डिके हो रही है यानी कि डिक्रीज हो रही है, इसका पैटर्न एक्सपोनेंशियल है। तब आपने ये फॉर्मूला लगाना है, कैसा, वैल्यू आफ्टर इंक्रीज, ग्रोथ है ना, वैल्यू आफ्टर डिक्रीज इंस्टेड ऑफ ये, याद है ना, ऐसा किया था। अगर वो ग्रोथ या इंक्रीज पैटर्न स्पेसिफाई कर दे एक्सपोनेंशियल, तो फिर आपने ये यूज करना। v इज द वैल्यू आफ्टर इंक्रीज, v नॉट इज द ओरिजिनल वैल्यू a, इसी वजह से ये एक्सपोनेंशियल है। kt, t तो टाइम हो गया, क्या है, ये है रेट ऑफ ग्रोथ। r% यहां लिखते हैं, वहां k लिख दिया मैंने, और डिके में सिर्फ और सिर्फ यहां नेगेटिव करना आपने, यानी कि एक्सपोनेंशियल ग्रो हो, दो चीजें होगी ना। आपने कहना पहले भी आपने ये फार्मूला पढ़ाया था, ये अगर वो कह देता जी 5% के हिसाब से इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है ये फार्मूला, अगर वो कहता है 5% के लिहाज से एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है, तो फिर ये एक्सपोनेंशियली का वर्ड साथ में चेक करें। अब आपको बहुत ज्यादा इन डेप्थ में कि जी किन किन जगह पर है, आपकी कोर्स की हद तक ये है कि वर्ड एक्सपोनेंशियली बोल देता है। एक एग्जांपल करते हैं, कहता है द रीसेल वैल्यू ऑफ अ मशीन, मशीन नहीं खरीदी, उसकी बेचना है, उसकी रीसेल वैल्यू कहता है डिक्रीज, कम होती जा रही है, इज डिक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 3%। अगर आपको वैसे पूछा जाए कि जी 5 साल में वो 3%, तो आप वो रूटीन में फार्मूला लगा देते 1 माइनस हाफ, कम हो रही है, लेकिन यहाँ वर्ड लिखा हुआ है, लिखा हुआ ना एक्सपोनेंशियली, अब वो नहीं लगना। कहता फाइंड द रीसेल वैल्यू ऑफ द मशीन आफ्टर 5 years if the original cost of the machine is 80,000। आज वो मशीन वी नॉट ओरिजिनल 80,000 की आ रही है। कहता जी 5 साल के बाद उस मशीन की कितनी कीमत रह जाएगी, डिक्रीज होती जा रही है, और वो जो डिक्रीज है तो 3%, लेकिन पैटर्न एक्सपोनेंशियली है 3%। तो डिक्रीज वाला फॉर्मूला लगा देंगे, वी नॉट ई एक्सपोनेंट टू द पावर दिस मच, ये 68,856 रुपए 64 पैसे की वो मशीन रह गई। वर्ड यहां मेंशन है एक्सपोनेंशियली। कैलकुलेटर से करके देखते हैं कैसे होगा ये।
कैलकुलेटर से कैसे ये वैल्यू आपने परफॉर्म करनी। 80,000 मल्टीप्लाई कर लें, जरा थोड़ी तसल्ली हो जाएगी, वरना मल्टीप्लाई करना जरा ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, एक ही बात है। ई एक्सपोनेंट शिफ्ट नेचुरल लॉग में, ये लें एक्सपोनेंट, वो हेड का मतलब पावर ही है। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं जी वो कंफ्यूज करता है, तो फिर मैथ मोड में ले जाएं, तो वो उसी तरह से आप लिखेंगे। अब शिफ्ट करें जरा, ये देखें ये पावर में चले गए, नेगेटिव 0.03 मल्टीप्लाई विथ 5। जी कोई क्वेश्चन तो नहीं है आपको? कैलकुलेशन आपको क्लियर है? ठीक है ना? बस जैसे ही है कोशिश किया करें, बजाय इसके कि इसकी कैलकुलेशन अलहदा करें, इसको अलहदा जरूरत दे, जो कुछ भी है बस एक ही दफा लिख दिया, ताकि राउंडिंग शाउंडिंग का मसला भी आपका हल हो जाए। बड़ा क्लियर लिखा गया है, एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पैटर्न समझा दिया कि वो है क्या। बस आपको क्लियर है कि यहाँ वर्ड एक्सपोनेंशियली का आ गया है, तो आपने ये वाला करके कर देना। नेक्स्ट है, इन 1975 द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री वाज 100,000। 1975 में
किसी कंट्री की पॉपुलेशन 100,000 थी, 100,000, इफ द रेट ऑफ ग्रोथ बढ़ती जा रही है 4% के हिसाब से इंक्रीज आती जा रही है, अभी तक तो उसने एक्सपोनेंशियली नहीं पहुंचा, मैं पहला फार्मूला ही लगाऊंगा, कहता फाइंड द पॉपुलेशन इन 1995, यानी कि 20 साल के बाद कितनी पॉपुलेशन ग्रो करके हो जाएगी 4%, लेकिन आगे उसने मेंशन भी कर दिया। तो फार्मूला जो ग्रोथ का लगेगा, अब ये नहीं लगेगा कि वैल्यू आफ्टर इज ओरिजिनल इनटू 1 प्लस 4%, और ये 4% भी 20 दफा, क्योंकि वो पर ईयर है ना, हर साल 4-4%, लेकिन ये नहीं लगाना, इसलिए कि यहाँ एक्सपोनेंशियल का वर्ड मेंशन है। तो एक्सपोनेंशियल का वर्ड उसने लिखा हुआ है, तो मैं इसको ग्रोथ फंक्शन का फार्मूला यूज करूंगा। ये वाला क्या था फार्मूला? इनिशियल ई रेट ऑफ ग्रोथ इनटू टाइम। तो 100,000 रेट ऑफ ग्रोथ 4% यहां पर, और टाइम टी आ गया। तो ये उस कंट्री जो कि आज तो उसकी पॉपुलेशन जो थी वो 100,000 थी, तो उस आज से 20 साल के बाद वो 2,22,554 उसकी पॉपुलेशन जो हो जाएगी, अगर रेट ऑफ ग्रोथ 4% एक्सपोनेंशियली हो। देखिए जो पॉपुलेशन सेंसस होता है ना, मर्दमशुमारी जिसे आप लोग कहते हो, वो स्पेसिफाई होती है हर कंट्री ने, वो 10 साल के बाद गिनते हैं, 10 साल के बाद, क्योंकि बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, मिलियन ऑफ रुपीज उस पर खर्च होते हैं। क्यों गिनते हैं? आपके घर में मेहमान कभी आ जाएं 10, 12, 15, 20, आपकी वालदा कहती हैं अच्छा 20 मेहमानों ने आना है, क्या गिनते नहीं है अपनी प्लानिंग के लिए, कितना सालन बनाना है, कितनी रोटी बनानी है, क्या क्या चाहिए, प्लानिंग के लिए मैं लफ्ज बोलता हूँ। पाकिस्तान को पता नहीं हमारे कितने लोग हैं तो कितने स्कूल जाइए, पता नहीं कितने बना लें, जितने बना सकते हो, ऐसा नहीं है, प्लानिंग करते हैं ना। वैक्सीन मंगा रही है बाहर से, इनके पास नादरा में आपके आईडी कार्ड बने हुए हैं, उन्हें यह पता है कि हमारे मुल्क में एक छोटी सी क्यूरी लगाते हैं, 60 साल से ज्यादा उम्र के कितने लोग हैं, उनको पता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। वो कहते हैं जी हमारे पास इतनी की वैक्सीन की मिकदार जो है वो एक्सपेक्टेड है, कहते हैं जी 60 साल से ऊपर वाले लगवा दें, ठीक। फिर उन्हें यह पता है कि 50 साल से ऊपर वाले कितने, 50-60 के दरमियान में, हमारे पास वैक्सीन चाइना से कितनी आ रही है, अनाउंस कर दिया जाता 50 साल से ऊपर वाले भी आ जाए। आजकल 30 साल से ऊपर वालों की रजिस्ट्रेशन हो रही है, ये मेहर उन्होंने 18 साल तक जाना है, 18 साल से नीचे बच्चों को नहीं लगेगी, उनका इम्यून सिस्टम बेहतर होता है। तो प्लानिंग के साथ ही पता चल रहा है। अब ग्रोथ रेट का कैसे पता चलता? बड़ा सिंपल है, वो 10 साल पहले की कैलकुलेशन करते हैं, फर्ज करें पाकिस्तान में 2000 में हुआ, फिर 2010 में दोबारा गिन लिया, कितना % ग्रोथ रेट बना, वो ग्रोथ रेट चला के वो कहते हैं अब तो 220 में जाके हमने सारे लोग गिनने कितने हैं, 220 में, लाइक वो 3 साल के बाद कितने, 4 साल के बाद, 5 के बाद, 6 के बाद, वो ग्रोथ रेट लगाते जाते हैं, और 3 साल के बाद कितने हो जाएंगे, क्योंकि अगली पॉपुलेशन तो 10 साल के बाद है ना, तो वो फिर अपने एस्टिमेट अपडेट करते रहते हैं। अब अगले जब 10 साल पूरे होंगे तो फिर एक्चुअल काउंट आ जाएगी, फिर वो अगले के लिए यूज करेंगे, इसीलिए पॉपुलेशन सेंसस है। वो कहता है जी 1975 में तो इतनी पॉपुलेशन थी, अंदाजा लगा ले, हमें कहते हैं नहीं पाकिस्तान की पॉपुलेशन फला साल तक इतने मिलियन हो जाएगी, यही फार्मूले चल रहे हैं वहां पर। अच्छा जी, लास्ट वन है, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स अ पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री विल बी डबल, डबल हो जाएगी, दुगनी, ग्रोथ रेट एक्सपोनेंशियल मेंशन है, 2% के हिसाब से अगर उसकी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, कहता है कितने सालों के बाद वो पॉपुलेशन जो है वो डबल हो जाएगी। इस दफा फार्मूले में ग्रोथ का फार्मूला यूज करना है क्योंकि ग्रो कर रही है, ठीक है, और मालूम एक्चुअली टी करना है कितने सालों के बाद। ये दिया हुआ 2%, ये दोनों दिए हुए, टोटल 4 अननोन है, इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू, रेट ऑफ ग्रोथ और टाइम। टाइम पूछा है, ग्रोथ रेट दिया है, ये दोनों तो नहीं दिए, लेकिन ये आपस में लिंक भी है, आप अपनी मर्जी से इनिशियल वैल्यू रख लें, कुछ भी रख लें। 100 है जी आज लोग, कितने सालों के बाद 200 हो जाए, कितने सालों के बाद 200 हो जाएंगे, ये फाइंड करना है।
1 कर ले, इधर 2 कर दें, 10 कर लें, इधर 20 कर दें, 5 कर लें, इधर 10 कर दें, डबल करनी है आपने। तो कहता जी कि 100 की पॉपुलेशन है, 200 की हो जाएगी आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, ग्रोथ रेट 2%। ये इधर डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। अब वो देखे ना, अननोन क्या है, टी, इधर आ गया ना पावर में, अननोन टी जो है वो पावर में आ गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो एक्सप्रेशन रहेगी वो ये रहेगी, डिवाइड होगा ना ये दो दो जीरो के साथ, e टू द पावर 0.02 इंटू टी। टी अननोन है, पावर में है, लॉग ले लिया। नेचुरल लॉग इसलिए लिया कि ताकि नेचुरल लॉग ऑफ टी जो है ना वो 1 होता है, तो वो वाला सॉल्व कितना करना पड़ेगा आपको, ये 1 हो गया, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन है। और 0.2 इस साइड पे ले आए, नेचुरल लॉग ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 0.02 टी आ गया। तो नेचुरल लॉग ऑफ 2, नेचुरल लॉग याद है ना, अब आपको पता है ये लॉग के फर्क है। नेचुरल लॉग ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 0.02, 34.65 ईयर्स के बाद, इट शुड बी 6, मैंने चूंकि मैनुअल किया शायद, तो 34.66 ईयर्स के बाद अगर ग्रोथ रेट 2% हो, एक्सपोनेंशियली हो, तो इतने सालों के बाद वो जो पॉपुलेशन है वो कन्वर्ट हो जाए। ठीक है जी, चले, आपका टाइम भी मेरे ख्याल क्लास का हो गया है और आपका टॉपिक भी पूरा हो गया। अच्छा, जो अगला चैप्टर है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, बहुत छोटा सा चैप्टर मैं समझता हूँ, 2 लेक्चर में, हार्डली 3 लेक्चर में वो सारा चैप्टर कवर होगा, 3 लेक्चर में, और वो 10% का है, और उस चैप्टर का 50% काम हम पहले ही कर चुके हैं। अगर हमें लाइनें ड्रा करनी आती है ना, जो कि सीख ली थी, तो 50% काम तो उसका कर ही लिया, ठीक हो गया। अच्छा, अगर तो आपके पेपर होते हैं ऑनलाइन डायरेक्ट कैलकुलेटर पे, क्योंकि उसमें ग्राफ बनने हैं, फिर तो वो ग्राफ वाला पोर्शन कम हो जाएगा। लेकिन अब मेरे ख्याल अलाउ कर दिया गया है आपको, आई कैप को, मैनुअल पेपर नहीं है, यानी कि फिजिकल पेपर है, तो इसलिए आपने बड़े एहतियात से वो चैप्टर जो है उसको आपने तैयार करना है। ठीक है, चलिए।